फिर भी उस लोहे के शरीर के भीतर मर्फी की पुरानी यादें झांकती रहीं। अपनी पत्नी और बेटे की ममता भरी तस्वीरें, और वो प्यार भरा पल जब मर्फी अपनी पिस्तौल को अपने बेटे के लिए होल्स्टर में सावधानी से रखता था। ये नाजुक इंसानी पल रोबोकॉप की हरकतों में छिपे थे। लुइस ने उन इशारों को पहचान लिया और रोबोकॉप से उसकी असली पहचान जानने की कोशिश की, लेकिन मशीन चुप थी, अपनी पुरानी जिंदगी के दर्द और प्रेम को छुपाए हुए। इस बीच ओसीपी की सफलता से उत्साहित होकर बॉब मॉर्टन को प्रमोट करके वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। उसकी आंखों में अब सत्ता की चमक थी और वो इस नई दुनिया के खेल को पूरी ताकत से चलाने को तैयार था। रखरखाव के दौरान जब रोबोकॉप अकेला था, उसे एक भयानक सपना आता है। मर्फी की मौत का वो दर्दनाक और डरावना पल फिर से उसकी यादों में उभर आता है। मशीन की ठंडी धातु के अंदर कहीं एक टूटता हुआ इंसान चीख रहा था। उसी समय उसकी मुलाकात लुई से होती है, जो उसे प्यार से मर्फी पुकारती है। उस आवाज में एक उम्मीद थी, एक पुरानी दोस्ती की गर्माहट जो मशीन के अंदर कहीं गुम हो रही थी। गश्त पर जब रोबोकॉप अपराधी एमिल को पकड़ता है, तो वो उसमें छुपी इंसानियत को महसूस करता है। एमिल उसकी पुरानी आदतें पहचान लेता है। वो मर्फी का वही हावभाव देखता है जो उसने पहले जाना था। ये सब रोबोकॉप की याददाश्त को जगाने लगता है, मानो एक सोया हुआ इंसान धीरे धीरे जाग रहा हो। पुलिस के डेटाबेस में खोदते हुए वो अपने पुराने दोस्तों और दुश्मनों की जानकारी जुटाता है और सबसे अहम, अपनी खुद की जिंदगी की छुपी हुई तस्वीरें खोजने लगता है। पुराने घर जाकर वो उन यादों के बीच खो जाता है जहां उसकी पत्नी और बेटा कभी खुशियां बांटते थे। पर अब वो घर सुनसान था, उन प्यार करने वालों की कमी से खाली। मर्फी की मौत ने उनकी जिंदगी के रंगों को छीन लिया था और वो परिवार जो कभी था, अब कहीं दूर हो चुका था। इसी बीच ओसीपी के अंदर सत्ता की लड़ाई और भी भयंकर हो रही थी। बॉब मॉर्टन की सफलता ने उसे घमंड में डुबो दिया था। ये घमंड डिक जोन्स की आंखों में खटकने लगा। जोन्स ने अपने गुर्गे क्लेरेंस बोडिकर को भेजा, वो आदमी जो नाम लेकर डर पैदा करता था, और बोडिकर ने बेनी से मॉर्टन की जान ले ली। सत्ता के इस खेल में इंसानियत कहीं खो चुकी थी। वहीं बोडिकर के एक साथी की लूटपाट ने रोबोकॉप को उसके ठिकाने तक पहुंचा दिया। एक खतरनाक कोकीन फैक्ट्री में भारी गोलीबारी के बाद वो बोडिकर को पकड़ता है। बोडिकर की आंखों में डर, जब वो अंत में डिक जोन्स के लिए काम कर रहा था, कबूल करता है, तो रोबोकॉप के अंदर गुस्से और न्याय की आग जल उठती है। लेकिन उसकी मशीनियत और उसके निर्देश उसे मारने से रोकते हैं। वो कानून से बंधा था, इसलिए वो बोडिकर को गिरफ्तार करता है अपने कर्तव्य के साथ। फिर वो ओसीपी टावर की ओर बढ़ता है, जहां उसका सामना डिक जोन से होता है। लेकिन तभी उसकी ताकतों को सीमित करने वाला डायरेक्टिव 4 सक्रिय हो जाता है, एक ऐसा जंजीर जो उसे अपने ही सृजनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकता है। दिल टूटता है, क्योंकि वो इंसान होना चाहता था, न्याय का खुदा बनना चाहता था, पर वो केवल एक मशीन था और मशीन को आदेश मानना पड़ता था। रोबोकॉप के अंदर एक संग्राम चल रहा था, इंसान और मशीन के बीच की लड़ाई, जो कहीं उसके दिल की सबसे गहरी तड़प बन गई थी। डिक जोन्स की घृणा और भय उस दिन चरम पर पहुंच गया जब उसने अपने सबसे भयानक हथियार एड 209 को रोबोकॉप के खिलाफ भेजा। पर यह मशीन भी इंसान की तरह कमजोर निकली। सीढ़ियां उतरते ही यह फिसल गया और गिर पड़ा। उस कमजोरी ने रोबोकॉप को भागने का एक आखिरी मौका दे दिया, एक मौका जो उसने तुरंत पकड़ लिया। रोबोकॉप जब बिल्डिंग के पार्किंग कॉम्प्लेक्स में पहुंचा, तो वहां लेफ्टिनेंट हेजकॉक के नेतृत्व में स्वॉट टीम पहले से ही मौजूद थी। वे बिना कोई दया दिखाए उसे खत्म करने को तैयार थे। भारी गोलीबारी ने उसके मजबूत आर्मर को चीर दिया, हर गोली जैसे उसके अंदर छुपे इंसान की पीड़ा को बढ़ा रही हो। और फिर जैसे किसी उम्मीद की किरण ने उसकी दुनिया में रोशनी फैलाई, लुइस, उसकी पुरानी साथी, उसकी सहारा, समय रहते पहुंची। उसकी आंखों में उस गहरी चिंता और प्यार की झलक थी जो शब्दों से परे थी। उसने रोबोकॉप को पकड़कर वहां से बचा लिया, जैसे एक खोए हुए दोस्त को उसकी मौत के कगार से वापस खींच लिया हो। लुइस ने उसे एक सुनसान पर सुरक्षित परित्यक्त स्टील फैक्ट्री में छिपा दिया। वहीं रोबोकॉप अपने टूटे हुए शरीर की मरम्मत करता रहा, पर उसकी आत्मा की टूटी हुई आवाज भी कहीं भीतर से निकल रही थी, एक अकेले योद्धा की पीड़ा। इसी बीच शहर के पुलिस विभाग में घमासान मचा था। ओसीपी की लगातार शहर की गलियां चीख रही थी, न्याय के बिना और भय से भरी। डिक जोन्स ने अपनी चाल चली। उसने बोडिकर और उसके गिरोह को जेल से छुड़वा लिया,
और उन्हें ऐसे भयंकर हथियार दिए जो रोबोकॉप के मजबूत कवच को भी चीर सकते थे। साथ ही अपने दुष्ट मंसूबों के तहत वो रोबोकॉप का पता लगाने के लिए ट्रैकिंग डिवाइस भी उनके हाथों में थमा दिया। बोडेकर और उसके साथी स्टील फैक्ट्री तक पहुंच गए, उस सुनसान जगह तक जो अब युद्ध भूमि बन चुकी थी। वहां रोबोकॉप और लुइस ने मिलकर एक आखिरी जबरदस्त लड़ाई लड़ी। हर वार में उनका गुस्सा, उनकी निराशा और उनकी उम्मीदें फूट रही थी। लेकिन इस जंग में सबसे बड़ी चोट लुइस को लगी। क्लेरेंस बोडेकर ने उसे बेरहमी से घायल किया और दर्द की वो चीख रोबोकॉप के भीतर एक तूफान ला दी। उसके अंदर छुपा इंसान जाग उठा, जो किसी कीमत पर अपनी दोस्त को नहीं खोना चाहता था। और फिर जब सब कुछ खत्म होने को था, रोबोकॉप ने बोडेकर को पकड़ लिया। उसकी हथेली में छुरा कसकर घूमते हुए उसने अपनी पूरी ताकत और इंसानियत के साथ बदला लिया, एक न्याय जिसका वजन मशीन की ठंडक से कहीं ज्यादा था। रोबोकॉप जब ओसीपी मुख्यालय लौटा, उसके दिल में भारीपन और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। उसने चेयरमैन के सामने वो सबूत रख दिया जो डिक जोन्स की सच्चाई उजागर करता था, बॉब मॉर्टन की हत्या में उसका काला हाथ। हवा में जैसे सच की तीखी गंध फैल गई हो। चेयरमैन की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और गुस्सा चमकने लगा। जैसे ही सबूत सामने आए, जोन्स ने घबराकर बंदूक उठा ली और चेयरमैन को बंधक बना लिया। उस पल पूरा कमरा सन्नाटा सा छा गया। हर कोई जानता था कि ये नाटकीय मुठभेड़ किसी बड़े हादसे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन रोबोकॉप ने ठहराव बरकरार रखा। उसने चेयरमैन को डायरेक्टिव 4 इंच के बारे में बताया, वो गुप्त आदेश जो उसे वरिष्ठ अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने से रोकता है। चेयरमैन के शब्दों में सत्ता की ताकत के साथ साथ मजबूरी भी झलक रही थी। चेयरमैन ने तुरंत जोन्स को बर्खास्त कर दिया। उसकी आवाज में अब निर्णायक और कड़क था, जैसे ही डाज में मानवीय गरिमा की गूंज थी। चेयरमैन ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रोबोकॉप के चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान आई, वो मुस्कान जो उसकी खोई हुई पहचान की वापसी थी। उसने कहा, मर्फी। उस एक शब्द में दर्द, उम्मीद और पुनर्जन्म का पूरा संसार समाया था। वो मशीन नहीं, वो इंसान था जो अपनी असली पहचान को फिर से पा चुका था।